News with Static Study. नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत व्याकुल न्यूज विद स्टैटिक स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपका एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करवाने जा रहा हूं जिसने शिक्षा और राजनीति को समन्वित करने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो पिछले कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिनको लोगों ने इतना प्यार और सम्मान और विशेष रूप से समर्थन दिया कि वे इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि आज राजनेता से जननायक बन गए हैं। जननायक बनना मुश्किल काम है, क्योंकि जननायक वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से ईमानदारी से और सक्रियता से काम करे। तो हमारे बीच में आदरणीय हमारे एक ऐसे मेहमान उपस्थित हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक रह चुके हैं, अब डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी। मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, सर आप कैसे हैं? हम कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अपनी जनता के साथ बिल्कुल मस्त हैं जी, बहुत बिल्कुल फिट हैं। तो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसा कि विदित है कि आप कृषि अर्थशास्त्र से प्रोफेसर रह चुके हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आप कृषि अर्थशास्त्र से प्रोफेसर हैं। तो राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो शिक्षित वर्ग है वो राजनीति से कटा हुआ रहता है। आप इतने ऊंचे सफलता के मुकाम पर होने के बावजूद, उच्च शिक्षा में होने के बावजूद, आपके मन में क्या आया कि आप राजनीति की तरफ अग्रसर हुए? देखो, इसके कई कारण हैं जी। पहली बात तो मैं बता दूं, वर्तमान में मैं कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूं जी। और रही बात हमारे राजनीति में आने की, या पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बात आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करते। हमें लगता है कि आज के परिदृश्य में, आज के सिनेरियो में जो देखा जाए तो पढ़ा लिखा आदमी जितना जी काम कर सकता है या काम करवा सकता है, या नई सोच के साथ, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ जितना वो डेवलपमेंट कर सकता है, जी उतना पुराना आदमी या अनपढ़ आदमी नेता तो बन जाएगा, लेकिन उतना वो दिमाग नहीं लगा पाएगा। जी। और राजनीति के लिए, अगर पब्लिक के लिए कुछ करना है तो पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है और दिमाग से स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, जी जी। कि जिससे जनता का भी काम हो। अभी आपने देखा नीचे एक छोटा सा कनेक्शन की बात आई, जी जी। हाँ है ना? जी। अब उसको उसने आज पहली बार हमसे कहा है जैसे भी होगा वैसे हम कराएंगे। हालांकि पूर्व विधायक हैं, 10 साल विधायक रहे, जी जी। इस बार कुछ वोटों से 2022 हार गए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जनता ने हमको नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ेगी, है ना? और आशा आगे करता भी हूं। नहीं छोड़ेगी, और इससे ज़्यादा और पार्टी को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो पढ़े लिखे लोगों की सोच थोड़ा सा बेहतर होती है, जी। और नई जहाँ तक जनरेशन की बात है, वो पढ़े लिखे लोगों का ही जो है वो तवज्जो देते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि राजनीति में युवा वर्ग जो है वो थोड़ा सा कम एक्टिव नज़र आता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए? देखो, आज आप पहली बार इस कार्यालय पे आए हैं, लेकिन जिस दिन इस कार्यालय पे कोई प्रोग्राम होता है या कोई हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है, जैसे आज हमारे सम्मानित माननीय सांसद मोहन लालगंज हमारे साथ बैठे हुए हैं, गर्व की बात है। और वो पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी छोड़ के वो राजनीति में आए हैं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे अधिवक्ता भी थे।
काफ़ी समय तक वो अधिवक्ता भी रहे। हमारे साथ में बैठे हैं सांसद मोहन लालगंज, माननीय सांसद जी, तो वो अधिवक्ता भी रहे हैं और गवर्नमेंट की जॉब भी उन्होंने की है, और ये दोनों चीज़ें छोड़ के फिर वो राजनीति में आए। तो पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है यार। जी जी बिल्कुल। आज की तारीख में देखा जाए तो जापान और चीन हमसे 50 साल आगे है, 50 साल आगे है। जो टेक्निक उनके पास आज है वो हम 50 साल बाद उसको डेवलप कर पा रहे हैं। तो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी के समय में, अभी देखा आपने एआई आया, जी एआई इतनी बड़ी टेक्निक है जिससे विश्व का नक्शा बदला जा सकता है ना। तो ये कोई साधारण अनपढ़ आदमी तो नहीं चला सकता ना, एआई नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजिकल बात बहुत नहीं कर सकता, किसान हित की बात बहुत नहीं कर सकता। कोई पढ़ा लिखा आदमी हमसे पूछे कि कौन सी फर्टिलाइज़र, कौन सी मैन्योर और कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, हम बेहतर बताएंगे, है ना। तो पढ़ा लिखा होना इसमें राजनीति में बहुत मायने रखता है। और पढ़ा लिखा आदमी अपने क्षेत्र में विकास को भी ध्यान में रखता है, और तकनीकी ज्ञान के वजह से वो कोई जो भी नया काम वो होने वाला होता है उसको बेहतर तरीके से कर सकता है अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। सर, एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि राजनीति में जब उतार चढ़ाव बहुत होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग पार्टियां बदल देते हैं, तो वो क्या कारण रहते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, और जाते वक्त उनकी क्या अनुभूति होती है, वो क्या महसूस करते हैं पार्टी को बदलते हुए? देखो, हम इस पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी मिशन के लोग हैं जी। हम लोग मिशन के लिए काम करते हैं, और जो पार्टी मिशन के लिए काम करती है हम लोग उसको वरीयता क्रम पे रखते हैं। पहले बहुजन समाज पार्टी मिशन का काम करती थी, बसपा आज मिशन से भटक गई, तो बसपा के तमाम लोग आज की तारीख में, अभी प्रदेश कार्यालय में, हमारे समाजवादी कार्यालय में आज की तारीख में सैकड़ों की संख्या में लोग, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि बसपा ने मिशन को छोड़ दिया और उस मिशन को समाजवादी पार्टी ने ले लिया। जो मिशन की बात कभी बसपा किया करती थी, आज उस मिशन की बात पीडीए समाज बना करके समाजवादी पार्टी कर रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे मन के अंदर कोई लालच नहीं है और मिशन के प्रति हम लोग काम करने वाले लोग हैं, तो जिस भी पार्टी से हमारा मिशन पूरा हो रहा होगा उस पार्टी में हम लोग अपने जो हमारा मिशन चलाएगा वो हम उस पार्टी की मदद करेंगे, उस पार्टी में सहयोग करेंगे। जी जी। और सर, एक सवाल यह भी है कि जब अक्सर राजनीति में बड़ी आलोचनाएं होती हैं एक दूसरे की बातों को लेकर, पक्ष और विपक्ष खास तौर पर एक दूसरे के बड़े घोर विरोधी होते हैं आलोचनात्मक रूप से, तो उसमें और ये भी सुनने में आता है कि वो लोग कई बार जब बैठक के बाहर होते हैं तो कई बार एक टेबल पे चाय पीते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हर पार्टी की अपनी एक नीतिगत पॉलिसी होती है, हर पार्टी का एक अपना संविधान होता है, और हर पार्टी की अपनी एक नीति, एक पॉलिसी होने के कारण आज हम विपक्ष में हैं, कल हम सत्ता पक्ष में होंगे तो हम अपनी नीतियों पे काम करेंगे। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा अपनी नीतियों पे काम कर रही है, और भाजपा की नीतियां कोई विकास से संबंधित अभी तक तो हमको सिधौली में देखने को नहीं मिली हैं। एक काम अच्छा किया था जल शक्ति मिशन वाला, वो आज तक नगर जो हमारा जल निगम विभाग था वो पहले बंद कर दिया, और पानी की टंकी आज तक चालू नहीं हुई। भाई गवर्नमेंट को कितने दिन हो गया? करीब 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार का 10वां साल चल रहा है। 10 साल में पानी की टंकी अभी तक 20% गाँव में चालू नहीं हो पाई, 80% गाँव अधूरे पड़े हैं, और
10 साल में सरकारी नल भी खराब हो गए, उनकी रिपेयरिंग का पैसा नहीं है। जी। हमारी पार्टी की नीतियां दूसरी हैं कि पहले एक विकल्प की व्यवस्था कर लो, उसके बाद फिर आगे जो भी स्कीम आती है कि उसका क्रियान्वयन आगे होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि नगर निगम, वो जल निगम हम पहले बंद कर दिए, जल निगम ऑफिस ही ख़त्म हो गया। जल निगम ख़त्म होने के बाद अब हैंडपम्प कौन लगाएगा? तो जहाँ पानी की सप्लाई नहीं पहुँचा पा रहे हैं या वहाँ की टोपोग्राफी या कह लो वहाँ का धरातल बेहतर नहीं है, तो पानी की टंकी की सप्लाई वहाँ पहुँचाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, नहीं पहुँच पा रही है। जी सर। है ना? तो अभी हमारा कहने का मतलब ये है कि जल निगम विभाग को अभी नहीं बंद करना चाहिए था। जल शक्ति मिशन, ठीक है, आप जल शक्ति मिशन आप चलाते रहिए, लेकिन साथ में जल निगम को भी चलते रहना इसलिए चाहिए था क्योंकि जो हैंडपम्प खराब हो रहे हैं उनको ठीक करने वाला आज की तारीख में कोई है ही नहीं, विभाग ही नहीं है कोई। जी। तो इसलिए हर पार्टी अपनी अपनी नीतियों पे काम करती है। जी। जैसा कि सर आपने बताया कि अपनी अपनी पार्टियों की अपनी अपनी नीतियां होती, अपनी अपनी नीति पे काम करती है अपनी अपनी पार्टी, तो क्या ऐसा कोई बिंदु है जिस पर विरोधी पार्टी की नीति पर हम सहमति जता सकते हैं? विरोधी पार्टी की अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं आई इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार में और करीब 12 साल की केंद्र की सरकार में। ऐसी कोई नई नीति नहीं आई है जिससे जनता का लाभ हो। बस ये है कि खाद की सप्लाई की ब्लैक मेलिंग हो रही है। 24-24 घंटे औरतें आदमी लाइन में लग के सोसाइटी पे खाद के लिए परेशान हैं, और जो बोरी 50 किलो की मिलती थी वो अब 40 किलो की रह गई है। तो इसमें बढ़ोतरी कहाँ हुई? जब एक किसान की खाद की बोरी 50 किलो की थी, उसको 40 किलो आप कर रहे हो, तो ये तो डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ आप जा रहे हो। तो नया टेक्नोलॉजी में नया आपने क्या किया? राफेल विमान का सौदा किया, वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में सौदा हुआ था। कांग्रेस की 9 से जो 14 सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया कि जो गरीबी रेखा के नीचे है उसको 5 किलो राशन प्रति यूनिट मिलेगा। तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। राफेल का सौदा, जो राफेल विमान हमारे इंडिया में खरीदे गए, उसका सौदा कांग्रेस की सरकार में हुआ था, लेकिन उसी समय चुनाव हो गए तो वो सौदा डील पूरी नहीं हो पाई, विमान पूरे आ नहीं पाए और गवर्नमेंट बदल के भाजपा की आ गई। तो राफेल तो खरीदे, लेकिन वो कांग्रेस के समय की डील थी, कांग्रेस के समय का वो टाई अप था जी। और उसका पेमेंट हो चुका था, मतलब आधा पेमेंट हो चुका था, आधा पेमेंट करना था। इस गवर्नमेंट ने आधा पेमेंट करके राफेल की डील को पूरा किया। तो इस पे आप कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस की सरकार का जो अधूरा काम था वो इन लोगों ने एक राफेल ही विमान का ही काम जो अधूरा था वही पूरा किया है। बाकी अभी तक हमें नहीं लगता है। जनगणना हमारी 2011 में हुई थी जी। और ये संवैधानिक है कि जनगणना हर 10 साल में होनी चाहिए। आज कितने साल हो गए? 2025 में आ गए हम। 14 साल हो गए जनगणना नहीं हुई है। अब जनगणना नहीं हुई है तो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हम पता करेंगे कि जिस गांव में 200 परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे, आज कम से कम 400 परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन वो जनगणना ना होने के कारण उनको कोई भी सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है जी। तो सरकार ने क्या किया? जो गरीब आदमी के लिए एक जनगणना तक सरकार नहीं करा पाई 13 साल की, और 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में भी कोई बहुत बड़ी योजना कोई हमें नहीं लगता है कि जो सड़कें बसपा और सपा के रिजीम में बनी थी वही सड़कों का आज अभी तक मरम्मत तक नहीं हो पाई है जी। तो हमें नहीं लगता है कि भाजपा जो है विकास की राजनीति करती है। भाजपा जो है वो जातिगत राजनीति करती है और धर्मवाद की राजनीति करती है, और धर्मवाद और राजनीति करने वाले लोग के दिमाग में कभी टेक्नोलॉजी का शब्द, तकनीकी का शब्द उनके दिमाग में कभी आएगा नहीं। अभी जो बजट आया उसकी भी आलोचना करते हैं कि बजट नहीं है, वो एक खाली पुलिंदा है। उसमें भी एक आम आदमी के लिए, एक आम कर्मचारी के लिए
कोई ऐसी योजना नहीं हुई आई है कि इससे उसका लाभ हो, बल्कि यूजीसी में आपने देखा कि अभी यूजीसी को लेके कितना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। आने वाले समय में आप बड़े लोकप्रिय नेता हैं और बड़ा प्यार दिया है जनता ने आपको। आने वाले समय में आपकी राजनीतिक रणनीतियाँ क्या रहेंगी जो आप पुनः उस सीट पर आसीन हों? राजनीतिक रणनीतियाँ कभी बताई नहीं जाती। बात अगर आप रणनीति की कर रहे हैं तो कभी बताई नहीं जाती कि राजनीति की हम ये रणनीति बना रहे हैं। रणनीति का मतलब होता है कि हम अपनी कौन सी पॉलिसी अंदर खाने से बना रहे हैं जो हमारी पॉलिसी की नकल हमारी विरोधी पार्टी न कर सके। इसलिए राजनीतिक रणनीतियाँ बताई नहीं जाती। बस जब घोषणा पत्र, जो चुनाव आएगा, जो घोषणा पत्र आएगा, उसमें आप तुलना कर लेना दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में, आपको पता चल जाएगा कि हमारे घोषणा पत्र में कितना दम है और उनके घोषणा पत्र में कितना दम है। सिधौली की जनता आपको बड़ा प्रेम करती है, ये प्रेम का राज क्या है? देखिए, प्रेम का राज मैं बता दूं, एक गरीब आदमी की मदद है जी। इस कार्यालय पे जो भी गरीब आदमी आया होगा उसका काम हुआ होगा। 100% मैं दावा करता हूं कि मैं काम को पहले वरीयता देता हूं। अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूं और संबंधित कोई भी समस्या लेके हमारी आया है, आज मैं पूर्व विधायक हूं, ठीक है, पूर्व विधायक हूं, लेकिन हमको जो 98,422 मतदाताओं ने वोट दिया है, उनकी सुरक्षा और उनकी हर तरह की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना जी। अब उनको अगर कोई परेशान करेगा, जो 98,422 वोट हमको मिला, अगर उस वोट को कोई डिस्टर्ब करेगा तो स्वाभाविक है कि हमको इंटरफेयर करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि यहाँ छपे छपाए जो है ऑलरेडी फार्म 7 मतलब वोट काटने वाला फार्म, छपे छपाए फार्म एसडीएम ऑफिस में रखे हुए हैं, निर्वाचन कार्यालय में रखे हुए हैं सिधौली के जी, है ना। ये कहाँ से आ गए? मैंने जाके जब वहाँ देखा, निरीक्षण किया, तो वहाँ करीब 12,000 की संख्या में फार्म हमको मिले, और वही फार्म जो अभी चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में जिनका नाम अभी छापा है, जो अभी लास्ट हमको पहला ड्राफ्ट जो मिला है सूची का, उसमें उनका नाम है, और उन्हीं का नाम काटने के लिए एसडीएम ऑफिस में 12,000 फार्म और भेज दिए गए कि इनका नाम काट दिया जाए सूची से। क्यों काट दिया जाए सूची से नाम उनका? अभी आपने उनका सूची में जोड़ा है और अभी आप वो सूची से काट रहे हो। तो हम जो भी बात करते हैं जनता के हित की बात करते हैं, और जो हमारा वर्कर है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा मतदाता है, वो हम पर भरोसा रखता है, तो वो किसी दूसरे दरवाजे नहीं जाता। उसकी कोई समस्या होगी तो वो हमारे कार्यालय पे आएगा, और हमारे कार्यालय पे आएगा तो हमसे बन पड़ता है उतना हम करते हैं, नहीं है जो हम काम हमसे बड़ा होता है वो हमारे माननीय सांसद जी पूरा समय देते हैं, और पूरी तरह से एक एक बात सुन के पब्लिक की एक बात सुन के उसका निस्तारण करते हैं माननीय सांसद जी। और फिर भी सरकार न होने के बाद तमाम चीज़ों का निस्तारण हमने अपने स्तर से होने वाला हुआ वो करा दिया, नहीं तो सांसद जी ने तो किया ही किया। विपक्ष की सरकार में लोगों की सुनी नहीं जाती, लेकिन यहाँ सांसद जी थोड़ा सा बहुत पुराने मिशनरी हैं, तो एक एक चीज़ का तो ज्ञान है कि गरीब आदमी के दुखती नस का राज माननीय सांसद जी को पता है, तो हर तरह की मदद करते हैं माननीय सांसद जी भी। तो इस कार्यालय पे भीड़ होने का मतलब, या लोगों के आने का मतलब, या युवाओं के आने का मतलब सिर्फ ये है कि हम सबके साथ जुड़े हैं और हम सबसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और सबके हित की बात करते हैं। हम ये हिंदू मुस्लिम धर्मवाद की बात नहीं करते हैं। मेन बात यही कहना मैं चाह रहा था कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं या धर्मवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं। हमारे लिए सब धर्म समान है और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। ठीक है। सत्ता पक्ष में न होने के बावजूद भी आप इतनी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, अपनी जनता से निरंतर लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको आगामी चुनाव में सफलता मिले। अंत में आपसे ये जानना चाहूँ सर, अंत में आपसे
आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दे दें। जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 13 साल की केंद्र सरकार को देख लिया, 5 साल की 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लिया, दोनों सरकारों को देख लो। जो वादे सरकार ने किए थे 15 लाख वापस लाएंगे वो देंगे, आज तक पूरा हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, उसका तो ये हसर है कि आज की तारीख में 70% इंडिगो की फ़्लाइटें एयरपोर्ट पे खड़ी हैं, है ना। तो ये लोग सिर्फ वादे करते हैं और कहते हैं कि हम तो फ़कीर हैं, झोला डाल के निकल जाएंगे, झोला डाल के चले जाएंगे। एक सामान्य हवाई जहाज, एक सामान्य चार्टर्ड प्लेन आपको 250-300 करोड़ में मिल जाएगा, और एक फ़कीर इस देश का जो सबसे बड़ा फ़कीर और सबसे बड़ा चौकीदार अपने आप को बताता है, 8,500 करोड़ का उसका हवाई जहाज है, तो आप उसको फ़कीर कहेंगे? तो भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, और चुनाव में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती है। जब चुनाव आता है तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती है, लेकिन जीत जाने पे, सरकार बन जाने पे करती कुछ नहीं है। तो सरकार पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल है। आगे आने वाले समय में जनता देख रही है, आगे आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जनता जा रही है। ये हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, जनता का फीडबैक मिलता रहता है, आप जैसे लोग के चैनल के माध्यम से फीडबैक मिलता रहता है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बनाएगी। ये जनता ने अभी से तय कर रखा है, तय कर लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।